पहला है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से गिनती की संख्या है, इन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर n से होता है, इसीलिए n से सूचित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से गिनते हैं, इसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। दूसरा है पूर्णांक संख्याएं यानी होल नंबर्स। ये प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होता है और 1 से पहले क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या? शून्य। माने शून्य लगा देने से प्राकृतिक संख्याओं से पहले ये शून्य लगा देने से, यानी कि शून्य से स्टार्ट करने से ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। माने संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ, पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? पूर्ण संख्या शून्य है, जो प्राकृतिक संख्या है नहीं, इसलिए शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आगे है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या तो शून्य और सभी पूर्ण संख्याओं का धनात्मक मान, ऋणात्मक मान मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। मतलब पूर्ण संख्याओं के धनात्मक मान, ऋणात्मक मान मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे शून्य से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से शून्य से छोटा -1, -2, -3, -4, -5 ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4 सब प्राकृत संख्या है जो पूर्णांक संख्याएं भी है। सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ भी देखिए 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं में निहित होती है। और पूर्णांक संख्या इससे भी ज्यादा, तो ये सब जो है धनात्मक है और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होते हैं। आइए विचार करते हैं सम संख्या पर। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। सम संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे यहाँ देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 है, मैंने पेयर वाला, जोड़ा वाला। तो इसमें देखिए 0 आया इकाई स्थान पर, 2, 4, 6, 8, फिर देखिए 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। फिर यहाँ शुरू में भी देखिए 2, 4, 6, 8 आ रहा है। माने सम संख्या के इकाई स्थान पर निश्चित रूप से या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। इनमें से कोई ना कोई संख्या इकाई स्थान पर होंगे ही। अगर है तो समझिए वो सम संख्या है, इवन नंबर है। अब विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, वैसी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो। यहाँ भी देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 तक खैर विषम है। यहाँ देखिए 11 में इकाई स्थान पर 1 है, 13 में इकाई स्थान पर 3 है, 15 में इकाई स्थान पर 5 है, 17 में इकाई स्थान पर 7 है। तो देख रहे 1, 3, 5, 7 आगे 9, 11 इस तरह से संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी संख्या इकाई स्थान पर हो सकती है, तो हम उसे कहेंगे विषम संख्या। यानी सम संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। विषम संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होगा।
तो ये विषम संख्या और सम संख्या की पहचान है। आगे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जिनमें एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिनमें एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग पूरा भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए, जैसे हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से संख्या लेते हैं। अब यहाँ देखिए, एक पर विचार करते हैं। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, एक छोड़ के बात करेंगे। एक न भाज्य के श्रेणी में आता है न अभाज्य के श्रेणी में आता है, याद रखिए। दो पर विचार करिए, दो में कौन कौन संख्या से भाग लग जाएगा? दो में या तो एक से भाग लगेगा, देखिए एक से भाग लगाते हैं दो में, एक दूना दो कट गया, या फिर दो से ही लगेगा, दो में दो से भाग लगाएंगे एक मरतबा दो, ठीक है, शेष शून्य शेष शून्य। तो यहाँ पर दो में या तो एक से भाग लगा या फिर दो से लगेगा। तीन में भी वही बात है, तीन में या तो एक से भाग लगेगा या फिर तीन से लगेगा। चार में या तो एक से लगेगा या दो से लगेगा या चार से लगेगा भाग। पाँच में एक से या पाँच से भाग लगेगा। छः में एक से लगेगा, दो से लगेगा, तीन से लगेगा, तीन दूना छः, दो तिया छः, छः से भी लगेगा। सात में एक से लगेगा और सात से लगेगा। आठ में एक से, दो से, चार से और आठ से लगेगा भाग। नौ में एक और तीन से लगेगा, नौ से भी लगेगा। 10 में एक से लगेगा, दो से, पाँच से लगेगा और 10 से लगेगा। यहाँ पर देखते जाइए, दो में या तो स्वयं दो ही है जिससे भाग लगेगा या एक है। तो ये संख्या हम बताएं ना कि वैसी संख्या जिनमें स्वयं या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे तो अभाज्य, लगे तो भाज्य। तो यहाँ पर दो है तो एक और दो के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है जिससे इसमें भाग लगे, तो ये अभाज्य संख्या हुआ, यानी प्राइम नंबर हुआ। अभाज्य संख्या हुआ जो दो हो गया, फिर तीन भी हुआ, चार में तो दो से लग गया है, चार से भी लग गया है, तो ये हो गया भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या हो गया चार। फिर पाँच देखिए, पाँच में एक और पाँच के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, अभाज्य हो जाएगा, माने कि प्राइम नंबर हो जाएगा। और छः, छः में तो एक से भी लगा, छः से लगा, उसके एक और छः के अलावा दो और तीन से भी लगता है, यानी कि स्वयं और एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है पूरा, तो इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। छः, तो ये हो गया भाज्य। भाज्य मैंने 2 3 5 7 11 13 इस तरह से संख्याएं अभाज्य कहलाएंगे, या इसी को रूट संख्या भी बोलते हैं, रूट संख्या भी बोलते हैं। और रूट संख्या और अभाज्य, जो भाज्य संख्या होता है इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या या रूट संख्या। तो इस तरह से भाज्य संख्या 4 हो गया, 6 हो गया, अगला क्या होगा 8 9 10 12 14 15 16 18 20 इस तरह से ये सारा भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य भाज्य समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या में। ये है परिमेय संख्या, ये हम परिभाषा भी लिख दिए हैं। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है? वैसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। अब जब p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां याद रखें कि q के बराबर 0 न हो, तब वह परिमेय संख्या होगा। ये समझ लीजिए ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि 5/3 है, तो यहाँ पर देखिए 3
क्यू का रूप का हुआ और 5 पी का रूप का हुआ, यानी पी बाई क्यू का रूप का हो गया ये। इसी तरह से 2 है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले को बोलेंगे पी, नीचे वाले को बोलेंगे क्यू, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब हम कहें क्या कि क्यू 0 के बराबर न होना चाहिए। अगर होता है तो क्या होता है, मान लेते हैं कि 2/0 है, तो इसको कैसे आप निकालिएगा, 0 से 2 में कैसे भाग दीजिएगा, नहीं ना होगा, 0 से 0 में तो 0 हो जाता है, या 2 से लगाते हैं तब भी 0 हो जाता है, 0 से 2 में गुना करेंगे 0, 2 से सगे में भाग लगेगा ही नहीं, नहीं भाग लगेगा, यानी कि ये है अपरिभाषित, इसका मान नहीं निकला है अभी तक ले, इसका मान नहीं निकला है, ये अपरिभाषित हो गया। इसीलिए कहा गया है कि Q 0 के बराबर न हो। 1 हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है Q, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगा। वही तो वही लिखा हुआ है, वैसी संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 22/7, ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे Q हो गया, ऊपर P हो गया, नीचे Q हो गया। 0 है तो 0, 1/0 ये परिमेय नहीं है, लेकिन 0/1 परिमेय है। क्यों? 0 पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। याद रखिएगा, P बाई Q के रूप में संख्या है तो ऊपर वाला पूर्णांक हुआ, पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक हुआ, ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब P बाई के रूप में तो √2 को भी लिख सकते हैं, √2/1, इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे Q। अब देखिए जरा गौर से, P बाई Q के रूप में लिख दिए, क्या ये भी परिमेय है? बिल्कुल नहीं, √2 परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? तो P का मान, ये जो √2 है, ये √2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब √4 होता तो इसको तो हम 2 × 2 करके, 2 में से 1 2 निकला बाहर तो 2 हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो गया, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ √2 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? निकलेगा दशमलव में निकलेगा, आसान था, जो है अनावर्ती हो जाएगा। तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है √2, ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि P बाई Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q दोनों पूर्णांक हो, P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, और Q 0 के इक्वल ना हो, ये ध्यान में रखने की चीज़ है। तो हम ये संख्याएं जो उदाहरण में लिखे हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे है, तो बाई वन यानी P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब इस समय बाई वन। कोई भी पूर्णांक संख्या है, जैसे -3, -2, -1, इस तरह से बाई वन कर सकते हैं। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, ऊपर पूर्णांक, नीचे पूर्णांक, मैंने दोनों पूर्णांक है। ये सारी संख्याएं जो है यह परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी, याद रखिएगा। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम बता ही दिए बातों बातों में। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो, जैसे कि √2 है या 1/√2 है, तो ये √2 है तो √2/1 कह सकते हैं ना। ये P आई Q हो गया, Q तो पूर्णांक है, P पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो क्या है? अपरिमेय है। जब परिमेय ना होगा तो वो अपरिमेय होगा। अगला है, यहाँ P तो पूर्णांक है, लेकिन यहाँ Q पूर्णांक नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, परिमेय नहीं है, अपरिमेय होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, परिमेय अपरिमेय समझ गए। वास्तविक संख्या क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम लोग जान गए, इरेशनल नंबर्स, वैसी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि √3 है, 1/√2 है, √5 है, 3 - √2 है, या पाई है, ये सभी अपरिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय अपरिमेय में एक बात हमें जानना है, पाई पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई 22/7 के बराबर होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। इसका क्या सच्चाई है? यहाँ पर पाई जो है ना, पाई ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 परिमेय है। अब ये क्या चक्कर है, अब इसको समझते हैं कि पाई के मान जब 22/7 होता है और 22/7 परिमेय है, तो पाई अपरिमेय कैसे हो सकता है? ये क्या राज है? चलिए जानते हैं इसको। ऐसे
यहाँ देखिए मान निकाल के पहले से रखे हुए हैं। ये देखिए पाई का मान होता है, पहले तो ये समझ लें कि परिमेय अपरिमेय का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तब ये समझने में आसानी होगा। देखिए परिमेय संख्या है ना, दो तरह का होता है, या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। जैसे कि 1/2 है, तो 1/2 है तो 2 से 1 में भाग करेंगे तो आंसर आएगा, दशमलव में बदलने पर 0.5 आएगा। इसी तरह से 3/5 है तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 आएगा। तो ये दशमलव के बाद कोई भी संख्या दशमलव के बाद किसी अंक पर जाकर के वो पूरा पूरा कट जाए, माने पूरा पूरा भाग लग जाए, तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। ये इस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हो गया शांत, सब शांत हो गया। और कुछ का होता है ना शांत नहीं होता, जैसे कि मान लेते हैं 1/3 ले लो, तो 3 से 1 में भाग करेंगे तो आएगा 0.3, 3 3 3 3 ऐसे आता चला जाएगा, माने ये आवर्ती हो गया, एक एक दूसरे को दोहरा रहा है, तो ये कभी नहीं कटेगा। देखिए 3 से भाग लगाते हैं 1 में तो 0 मरतबा 0 1 दशमलव बिठाए 0 3 तिया 9 1 0 3 तिहाई 9, देखिए 1 0, ये 3 3 जा रहा है ना, ये 3 3 जा रहा है, तो अशांत आवर्ती इसको बोलेंगे, आवर्ती। अब मान लेते हैं कोई एक ऐसी संख्या है जिनका हम दशमलव प्रसार निकाले हैं, कोई ऐसी परिमेय संख्या ले लेते हैं जिसका दशमलव प्रसार निकाले हैं, इस तरह से आया है 3.5476 5476 5476। देखिए ये बार बार दोहरा रहा है 5476 फिर 5476 फिर 5476, इस तरह से फिर आगे जाएगा 5476, ये देखिए दोहराते जा रहा है। तो ये संख्या या ये संख्या आवर्ती हो गया, अशांत आवर्ती। क्या समझे हम लोग कि परिमेय संख्या या तो शांत होती है या फिर अशांत आवर्ती होती है, शांत या अशांत आवर्ती होती है। अब परिमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार निकालते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये √2 √3 √5। जरा इसको गौर से देखिए, इसका √2 का निकला है 1.414213562373। आपको कहीं से लग रहा है कि वह एक दूसरे को दोहरा रहा है, कोई क्रम में जाकर के कुछ अंक के बाद दोहरा रहा है, जैसा कि इसमें आप देख रहे थे, इसमें 3 दोहरा रहा है, चाहे 3.5476 फिर 5476 ये दोहरा रहा है, ऐसा इसमें नहीं है ना। देखिए इसमें नहीं है, 1 4 के बाद 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3, ये दोहरा ही नहीं रहा है। √3 में भी वही हाल है, √3 में भी देखिए 7320508075 वैसा ही √5 में देखिए कहीं से भी नहीं दोहरा रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ये यानी कि परिमेय संख्या जो है या तो अशांत, परिमेय संख्या या तो शांत होगा या अशांत में आवर्ती होगा। अपरिमेय संख्या शांत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अशांत आवर्ती जरूर होगा। शांत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती, आवर्ती बिल्कुल भी नहीं होगा, अशांत अनावर्ती। यानी परिमेय संख्या शांत होगा या अशांत आवर्ती, अपरिमेय संख्या जो है वह अशांत अनावर्ती ही होगा। चलिए दशमलव उसका। अब पाई और 22/7 पर हम लोग वापस आते हैं। पाई के मान देखिए, पाई का मान होता है 3.1415 इत्यादि। अब 22/7 का मान होता है 3.14285 इत्यादि। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 3.14, यहाँ तक तो ठीक है, 3.14 यहाँ तक तो ठीक है, पाई का भी मान 22/7 का भी मान। पाई का मान यहाँ से चेंज हो रहा है 159, इस तरह से यहाँ है 285, देख लें, ये
ये चेंज है, लेकिन है क्या, दशमलव के जस्ट बाद 2 अंकों तक दोनों का मान मिलता है। 3.14 3.14 ये मिल रहा है। इसके वजह से ये इसका मान और इसका मान दोनों लगभग लगभग बहुत निकट होने की वजह से हम पाई को 22/7 मान लेते हैं कि पाई का मान 22/7 के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं। असल में पाई का मान 22/7 नहीं है, बल्कि पाई का मान और 22/7 का मान दोनों लगभग लगभग एक ही, थोड़ा से अंतर है जो बराबर जैसा है, इसीलिए पाई को 22/7 के रूप में लेते हैं। यही वजह है कि पाई अशांत है, अशांत अनावर्ती है, और 22/7 अशांत आवर्ती होगा। इसको आगे बढ़ाइएगा ना तब खुद को दोहराएगा, इसको दोहराएगा आवर्ती हो जाएगा, ये अनावर्ती हो जाएगा। तो अनावर्ती वाला अशांत होता है, आवर्ती वाला शांत होता है। यही है, यही वजह है पाई हो गया अशांत, सॉरी, पाई हो गया अपरिमेय संख्या और 22/7 हो गया परिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती परिमेय अपरिमेय संख्या होता है, और शांत या अशांत आवर्ती ये परिमेय संख्या होता है। तो पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय हो गया। चलिए परिमेय अपरिमेय के बारे में बहुत डिटेल्स हम लोग जान गए। अब आ जाइए चर्चा करते हैं वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो परिमेय संख्या हम लोग पढ़े ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का आप मिला दो, परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला दो, तो वो मिला करके जो प्राप्त हुआ एक परिवार, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। मैंने वास्तविक संख्या परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है। बस यही है, देखिए 3 है परिमेय, 4 है परिमेय, 1/2 परिमेय, 0/1 परिमेय, लेकिन √3, √5, 1/7, 2 - √2 ये सारा अपरिमेय है। सबका मिला जुला रूप जो है वास्तविक संख्या कहलाया। तो हम लोग यहाँ तक जान गए। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर विचार करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इस पर विचार करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, जैसा कि बता रहे हैं, भाग हम लोग जो करते हैं, मान लेते हैं कि हमें 354 में भाग करना है 7 से, तो 7 × 5 = 35, 4 0 मरतबा, 1 मरतबा तो ज़्यादा हो जाएगा, 0 मरतबा 0 4। ये अब यहाँ पर देखिए 354 में 7 से भाग लगाए हैं, तो भागफल यानी क्वोशिएंट हमको आया है 50, शेषफल यानी रिमाइंडर आया है 4। तो इसको जिसमें भाग लगाते हैं वो कहलाता है भाज्य। हम लोग जानते हैं भाज्य, जिससे भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और भाग करके जितना मर्तबा भाग करते हैं वो होता है भागफल, भागफल, और जितना बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, शेष, वो शेष हो गया। यानी कि भाज्य, इसको अगर लिखना चाहे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ऐसा ही ना लिखते हैं हम लोग। अब ये हो गया, माने 354 में 7 से भाग किए हैं तो भागफल 50 और शेषफल 4 आया है। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं कि एक संख्या है ए में अगर हम b से भाग करते हैं तो हमें q मर्तबे भाग लगाने पर कुछ संख्या प्राप्त होता है, और शेष हमें r प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। घटाने के बाद ये कोई संख्या है, घटाने के बाद r प्राप्त होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये तो भाज्य हो गया ना, भाज्य, तो भाज्य हो गया a, भाजक हो गया b, भागफल हो गया q, और शेषफल हो गया r। तो इस तरह से हो गया a बराबर bq प्लस r। बस यही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है, याद रखिएगा। और या फिर ये a बराबर bq प्लस r, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई संख्या a है, उसमें अगर b से भाग करते हैं
तो और भागफल अगर Q और शेषफल R आता है तो A बराबर BQ प्लस R होगा। ये तथ्य ही प्रमेय का कहलाता है, यूक्लिड का। हो गया। यही चीज यहाँ दिखाया गया कि मान लिया कि A तथा B दो संख्याएं हैं, जहां A को B से भाग करने पर भागफल यानी क्वोशिएंट Q तथा शेषफल यानी रिमाइंडर R हो तो A बड़ा BQ प्लस R, ये समझाए थे। यानी भाज्य बड़ा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये अब है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। नंबर 12 विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेय का ये दोनों क्या चीज होता है ये जान लेते हैं। पहले एल्गोरिदम के बारे में जान लेते हैं। एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्या मतलब होगा? एल्गोरिदम जो है ये परिभाषित, हम लिखे हैं ना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये एक बार बार जो लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, फिर लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। इस तरह से जो है विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए यह विधि जब अपनाते हैं तो इसी को वो एल्गोरिदम बोलते हैं। और प्रमेयिका क्या है? सिद्ध किया हुआ ये कथन है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये सिद्ध किया हुआ कथन है, जिससे इस कथन से कोई अन्य कथन को इसके आधार पर सिद्ध कर सकते हैं, तो वो प्रमेयिका कहलाता है। बस इतनी सी बात। चलिए